अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, इस वक्त कपास की फसल सबसे अहम मरहले में है, लेकिन इस वक्त कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मक्खी का भी हमला अपने अरूज की तरफ जा रहा है। इस सूरत हाल में काश्तकारों के पास रास्ता क्या है और क्या इस बार कपास की फसल को अब नुकसान से बचाया जा सकता है, यही आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है। और हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं ज़रई माहिर हैं और लेकिन उस्ताद भी हैं और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब। अस्सलाम वालेकुम बंदेशा साहब। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में मियाँ मंजूर अहमद साहब, डिप्टी डायरेक्टर हैं ज़राअत तौसी मुल्तान के, और आसिम मजीद साहब ज़रई माहिर हैं और ज़रई इशूज़ पे काफ़ी नज़र भी रखते हैं। तो सबसे पहले इकबाल बंदेशा साहब, आप इस दफ़ा कपास के सीज़न को इस मरहले पर अब क्या देख रहे हैं? मेरे ज़ाती जो ख्याल है, जितना मैंने फील्ड में देखा है कॉटन की सूरत हाल, तो फ़िलहाल काफ़ी हद तक जो है ना वो कंफर्टेबल जोन में है। और ख़ास तौर पर बहावलपुर डिवीज़न में जो है कपास, वहाँ पे तो बिल्कुल बहुत अच्छी फसल है। और ये जो वाइट फ्लाई और आपने कहा पिंक बोल वर्म का, तो वाइट फ्लाई भी हमारे जो एरियाज़ हैं जहाँ पे काटन अर्ली लगी हुई है, अप्रैल में या मई के फर्स्ट वीक में, वहाँ पे वाइट फ्लाई का जो अटैक है वो कुछ ज़्यादा है। और वहाँ पे भी लोगों ने कोशिश की है उसको मैनेज करने के लिए। और ये खानेवाल, लोधरा, व्याड़ी, मुल्तान, जहाँ पे स्टिल वाइट फ्लाई जो है वो लोगों ने मैनेज की हुई है। इतना मतलब अभी जो ब्लैकनिंग की सूरत हाल जो है वो नहीं हुई काटन की। और उम्मीद की जाती है कि अगर ये हमारे जितने भी किसान भाई हैं, ये एक हफ्ता 2 हफ्ते जिधन 15 से 20 अगस्त तक इसको मैनेज कर लेंगे, तो देन ये इतना बड़ा मसला जो है फिर थ्रेट ख़त्म हो जाएगा काटन को, जो आप कहते हैं ना काटन की फेलियर, इससे हम निकल जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये 10 दिन बहुत अहम है? हाँ जी, 10 ये दिन हमारे जैसे 2 बहुत हफ्ते, मतलब ये मियाँ साहब, वाकई आप समझते हैं कि काश्तकारों को इस वक्त इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है? और महकमा ज़राअत वो क्या देख रहा है और इस मरहले पे काश्तकारों के साथ जो रहनुमाई उनकी हो सकती है, किस हद तक इस क्रूशल डेज़ को आप फैसिलिटेट करने को तैयार हैं? सर, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि हमारे पास हर यूनियन काउंसिल की सतह पर फील्ड असिस्टेंट है और 6-7 यूनियन काउंसिल को मिला के वहाँ हमारा ज़राअत अफसर है। फील्ड असिस्टेंट के पास मोटरसाइकिल है सरकारी, और इसी तरह मोटरसाइकिल गाड़ी है ज़राअत अफसर के पास। तहसील में हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर है, ज़िले में डिप्टी डायरेक्टर है। अब यह है कि डेली की बुनियाद पर हमारा अमला तकरीबन सुबह 6:30-7 बजे फील्ड में चला जाता है, क्योंकि काश्तकार भी इसी वक्त होता है। और इस वक्त हमारी कोशिश है कि जितने काश्तकारों तक हम पहुंच सकते हैं हम अपनी रसाई को मुमकिन बना रहे हैं। इस वक्त हालात, इसमें कोई शक नहीं कि मौसमी हालात जो हैं सफ़ेद मक्खी के लिए साजगार हैं, यानी हवा नहीं चल रही, नमी है, टम्परेचर है। तो काश्तकार से मेरी यही गुजारिश होगी कि इन्हीं दिनों में ख़ास तौर पर कम से कम 2 अच्छे स्प्रे 5-6 दिन के वक्फे से कर लिए जाएँ, तो सफ़ेद मक्खी को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल में ला सकते हैं। सही। आसिफ साहब, आप क्या समझते हैं? आप बहुत पहले भी बात करते रहे हैं और उसका जो ये मरहला था ख़ास तौर पे आपको लग रहा था कि ये ख़तरा हो सकता है और आप इसकी निशानदही भी करते रहे और आप समझते हैं कि रहनुमाई भी करते रहे कि अगर हमें इस बचना है तो इस फेज़ से बचना है। वो फेज़ आ गया जो बहुत क्रूशल है, क्या समझते हैं, मशवरा क्या है आपका? शुक्रिया सर, शुक्रिया बहुत आपका। काटन इस वक्त क्रिटिकल स्टेज पे है बहुत। ये जो खासकर अगस्त का महीना है ना, बहुत अहम है। काटन अब काश्त बड़ी लंबी हो गई है, मार्च से शुरू होती है और मई एंड तक, मतलब जून की 10 तक भी होती है। चलो मई पूरा महीना रहती है, आप अगर कर लें तो पीरियड लंबा बिजाई का। पहले होता था सिर्फ एक मई 15 और जून 15 तक होती थी काश्त, एक ही फसल पीरियड की होती थी। अब है कि फसल का जो है ना स्विंग पीरियड की वजह से एक पिकिंग भी हो रही है, एक अभी मतलब एक भी स्क्वायर और फूलों पे है, मतलब इतनी वेरिएशन है। उसकी वजह से कम्प्लेक्स स्टेज आ गई हुई है। विंडो बड़ी होने की वजह से मुश्किल काटन होती जा रही है, जब से ये विंडो खास करना बड़ी हुई है कि मतलब एक फरवरी मार्च से शुरू होती है और मई तक स्विंग चलती है। उसकी वजह से
काटन एक पेस्ट भी, वायरस भी और मौसमी हालात। अब तीन, पहले होता है दो फैक्टर, पहले होता है सिर्फ एक फैक्टर, सिर्फ पेस्ट मतलब वीड्स और इंसेक्ट पेस्ट की मैनेजमेंट मुश्किल होती थी। सही। जनरेशन हो जाए उसके बाद हमारा अब जो है मतलब एक बड़े जो फैक्टर हैं कि एक विंडो लंबी हो गई, नंबर ऑफ सेव चले गए 15 से 20, क्योंकि जब शुरू होती है आप मार्च में सोइंग शुरू करेंगे तो आप मई में स्प्रे शुरू होती है, मई से लेके अप टू सितंबर एंड तक, अक्टूबर के पहले तक स्प्रे चलती है, लंबा हो गया, उसकी वजह से पेस्ट मैनेजमेंट मुश्किल हो गई। दूसरा वायरस एक थ्रेट जो है चला आ रहा है। अब जो मुझे समझ लग रही है, पिछले हफ्ते से देख रहा हूँ कि मेरा ख्याल था कि जुलाई पीक होता है वायरस का, लेकिन अगस्त में आगे शुरू हुई है वायरस के सिम्टम शुरू आने। पंजाब जो अर्ली काटन तो नहीं है, लेकिन लेट वाली जो सोएंगे, जो मई वाली सोएंगे ना, उस पर वायरस आनी शुरू हो गई है। अब ये एक महीना उसके लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी पैदावार 10-15-20% कम होती जाएगी। हमारी लेट की सोएंगी पैदावार अब पिछले 10 सालों से 10 मन से 20 मन से ऊपर जा नहीं रही है, मतलब एक वही खराब करती है, एरिया ज़्यादा होता है उसका, वही हमें डैमेज भी करती है। अब उसके बाद एक जो नया मसला बना है वो 5-6 सालों से मौसमी तब्दीली जो है ना, बारिशें आती हैं अगस्त सितंबर में बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से पैदावार बड़ी कम होती है। कि एक पहले ये होता नहीं था, पहले ड्राई स्पेल होता था, अगस्त सितंबर बारिशें होती नहीं थी, उसकी वजह से पीक होती थी हमारी और उसकी पैदावार हमारी अच्छी होती थी। अब ये 8-10 सालों से पैदावार लेट सोइंग की आती नहीं है, और वो ये एक 3 बड़े हैं, और पेस्ट मुश्किल है। पहले था हमारे पास 3 बड़े पेस्ट, सब्ज़ तेला, वाइट फ्लाई और पिंक गुलाबी सुंडी। अब सब्ज़ तेला इस साल मैनेजेबल है, जो प्रोडक्ट आया है फ्लूनिकामिड वो जो एक करता है उसके बाद सब्ज़ तेला को प्रॉब्लम ही नहीं है, 100% कंट्रोल मिल रहा है सब्ज़ तेले का। पिछले 2-3 सालों में सब्ज़ तेला ख़त्म ही नहीं होता था, पूरा साल सीजन तक करता। अब ये है, मैंने जो देखा है फील्ड में, सब्ज़ तेला जब से ये फ्लूनिकामिड आम हुआ है, पहले एक कंपनी थी, अब सारे बेच रहे हैं, तो अब सब्ज़ तेला इतना बड़ा पेस्ट नहीं है। अब पेस्ट है वाइट फ्लाई। इस वक्त जो सब जिस तरह बात की है बदेर साहब ने भी, मंजूर साहब ने भी, कि सफ़ेद मक्खी एक रेगुलर पेस्ट, सफ़ेद मक्खी की मैनेजमेंट मुश्किल हो गई है। जो प्रोडक्ट हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं है, ये सारे मैनेजमेंट के टूल हैं, कंट्रोल वाला प्रोडक्ट नहीं है कोई भी जिससे हम करें गारंटी। साहब ने जिसर की बात की है ना, कि जिसर के लिए आप गारंटी है कि आप जितना मर्जी हो आप फ्लूनिकामिड का स्प्रे कर दें, सब्ज़ तेला 100% कंट्रोल मिलेगा, और 15-20-25 दिन सब्ज़ तेला आएगा ही नहीं। बिल्कुल सही है, मतलब AKP उसकी, हालांकि उसका ETL जो है 1% है, बिल्कुल सही। एक भी पता हो तो हम कहते हैं स्प्रे करें। वाइट फ्लाई हम 5 से 7 की बात करते हैं, थ्रिप्स हम 10 से 15 की बात करते हैं हम, मतलब एक, लेकिन इसके लिए, लेकिन वो मैनेज हो गया। अब वाइट फ्लाई के लिए अभी तक कोई इतना बड़ा इफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं है। जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो फ्लूनिकामिड की बात कर लें, वो स्पाइरोटेट्रामेट की बात कर लें, वो पायरिप्रॉक्सिलिन की बात कर लें, ये हफ्ते के वाले हैं बिल्कुल सही। कि जी हफ्ते आप रिटेन करते हैं, आपको मैनेज करते हैं, आप उससे कंट्रोल नहीं लेते हैं कि आप 15 दिन बाद आप गारंटी समझें कि अब नहीं है। जुलाई में लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है वाइट फ्लाई का, बिल्कुल सही है, जुलाई में लाइफ साइकिल उसका 25 दिन 30 दिन से ऊपर नहीं जाता। जिस तरह टेम्परेचर डाउन जाएगा लाइफ साइकिल लंबा हो जाएगा, लाइफ साइकिल उसका 35 दिन 40 दिन तक चला जाएगा, फिर उसकी मैनेजमेंट आसान हो जाएगी। जब लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है कि उसी दिन में अंडे भी, बच्चे भी और बालक भी आ रहा है, तो वो एक लाइफ साइकिल स्टार्ट होने से नंबर ऑफ जनरेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, उसकी मैनेजमेंट बड़ी मुश्किल थी। जुलाई वो एक वर्स्ट है, 10 अगस्त तक उसकी जो लाइफ साइकिल है वो शार्ट रहेगा, शार्ट होने की वजह से उसकी मैनेजमेंट मुश्किल होती है। जब लाइफ साइकिल लंबा होना शुरू हो जाएगा तो फिर उसकी मैनेजमेंट आसान हो जाएगी। इसलिए जिन लोगों ने, मैं वही कहता हूं कि 10 अगस्त तक वाइट फ्लाई को सीरियस लें कि मैनेजमेंट में रहेंगे, लेट ना करें स्प्रे उसकी, ETL से काम में ब्लैकनिंग ना शुरू हो, काली फसल ना हो, तो मैं समझता हूं कि वाइट फ्लाई अगर ब्लैकनिंग ना करे तो डैमेज इतना करे। जैसा जो है ना वो डैमेज बहुत करता है, वो एक पत्तों की ताकत खींच लेता है। वाइट फ्लाई का 10-15-20 फिरती से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो काली करती है उसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा आता है। तो हम कहते हैं कि उनकी मैनेजमेंट रहनी चाहिए वाइट फ्लाई की। उसके बाद गुलाबी सुंडी है, टेम्परेचर डाउन जाएगा, 10 अगस्त के बाद गुलाबी सुंडी बड़ा पेस्ट बन जाएगा। फिर वो 1.5-2 महीने जो है गुलाबी सुंडी, जब 10 अगस्त के बाद टेम्परेचर ना डाउन आता है, कि आप पूरे हमारे यहाँ पर ना जब टेम्परेचर डाउन आएगा, आप रातें मतलब एक लंबी होती जाएंगी, दिन छोटे होते जाएंगे। मतलब पहले रातें दिन बड़े थे, अब मतलब एक भी, अब सूरज ग्रुप अब 7 बजे 3-4 मिनट होता है, पहले इधर 7:30 बजे था, आज 15 दिन 20-25 दिन पहले 7:30 बजे था। जब भी लाइफ से दिन छोटा होता जाएगा उस सर्दी बढ़ेगी, और मतलब एक फिर ये पिंक एक बड़ा मसला बन जाएगा। 2 बड़े पेस्ट हैं, वाइट फ्लाई और ये, और वायरस की, और वायरस की मैनेजमेंट कि पानी की कमी ना आए, स्ट्रेस ना आए, वायरस को मतलब है कि जितना आप डिले कर सकते हैं वो करें। तो मैं समझता हूं, और अल्लाह ताला बाकी मौसम ठीक रखे कि बारिशें ज़्यादा ना आए,
कि पिकिंग मतलब लेट ना करे, साथ साथ पिकिंग करते रहें, तो मैं समझता हूँ कि पैदावार इस वक्त बहुत अच्छी काटन है, लेकिन ये महीना 1.5 महीना बड़ा क्रिटिकल है। क्रिटिकल तो है, लेकिन इस पे डॉक्टर साहब जो काश्तकार है, आपने कहा कि इन 10 दिनों में उसे संभालना है, और पीछे कुछ लोगों ने अगर संभाल लिया है ये वाला पिछला कुछ अरसा, कुछ 2 या 3 हफ्ते अगर उन्होंने मैनेज कर लिया, तो आप समझते हैं कि वो ठीक रह गए हैं। जिन्होंने अभी तक मैनेज नहीं किया उनके पास ये थोड़ा सा टाइम है, आप क्या समझते हैं? ये ऐसे है जंसक के काटन, अभी सब ने यही मतलब बताया आपको कि काटन जो है ना वो हम मार्च से स्वयं शुरू की हुई है ना। तो पहले नंबर पे तो यही मतलब हमारे सिस्टम में एक जो स्वयं प्लांटिंग टाइम है ये सही मतलब नहीं है। जो वेरी फ्यू फार्मर्स हैं जो मार्च में लगाते हैं, वो 2-3% लोग भी नहीं हैं। अब अगली जो एक स्लैब आती है उसमें हमने एक रिकमेंडेशन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा ये रही कि 15 मई तक आप स्वयं कर करें, लें, काश्त हर कीमत पे कर लें, मुकम्मल कर लें। मुकम्मल कर लें। सही। अब इसकी लेकिन स्टार्ट कब से करें, ये कब, ये कहाँ ये instructions होती वो हैं? कहते हैं कि 1 अप्रैल से शुरू कर लें, हालांकि 1 मीट के बाद ये पॉसिबल नहीं है। सही। फिर भी लोग बहरहाल लास्ट कट आउट डेट जो देते हैं वो 15 मई देते हैं। अब आपको सोचने वाली बात यह है कि ये 15 मई हम क्यों देते हैं। तो जब कॉटन के लिए सही। जस्ट आप इसका लाइफ साइकिल देखें जी। तो ये जब इसके फ्लावर शुरू हो जाए तो इसको तो 40 दिन भी मिल जाए, तो एक फ्लावर एक दिन में भी आए और उसकी 70% भी रिटेनिंग हो, तो तब भी ये 30 बॉल्स लग गए। सही। तो 30 बॉल्स अगर आपके लगते हैं तो आपकी पैदावार तो 25 to 30 मन आ जाती है। तो अब हमने मतलब 1 अप्रैल से या 15 अप्रैल से लेके काटन लगाई और एट द एंड ऑफ द डे हमारी यील्ड फिर भी 25 to 30 मन आई। क्यों? तो इस यही एक मतलब आपसे आपके प्रोग्राम के मतलब वाले से आप शेयर कर रहा हूँ कि जब हम उस स्टेज पे लगाते हैं ना तो क्या होता है सर, अप्रैल में डे लेंथ इंक्रीज कर रही होती है, सही सही मई में भी इंक्रीज कर रही है, जून में भी इंक्रीज कर रही है। सही 22 जून से वो लास्ट लॉन्गेस्ट डे, उसके बाद 25 जून से नीचे। और आप ये देखें सर कि 22 जुलाई से 22 मई तक बिल्कुल सही, ये 3 महीने आपके पास एक ही डे लेंथ मौजूद है। बिल्कुल सही, अब जो पौधा है यही हाई टेम्परेचर है, बिल्कुल सही है। और इसमें क्या होगा कि पौधे को क्या चीज़ चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए ना। उसने अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करना, क्या चाहिए, पानी चाहिए। सही, आपकी वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ गई, बिल्कुल ठीक। उसको पौधे को जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत पड़ेगी। जी। अब वो जो फोटोसिंथेसिस था उसके बन रहे हैं जी। फोटोसिंथेसिस, वो 3 जगह पे इस्तेमाल होने चाहिए। बिल्कुल सही है। एक नंबर पे ग्रोथ पे, दूसरे नंबर पे उसकी रूट्स की ग्रोथ के लिए, बिल्कुल तीसरे नंबर पे ऐसा बोल फिलिंग के लिए। बिल्कुल सही। अब जब आपके इतना टेम्परेचर होगा तो वो रेस्पिरेशन के थ्रू वो फोटोसिंथेसिस ज़ाया हो रहे हैं, सही, वो उधर खर्च होंगे, रूट्स डेवलप नहीं होगी और बॉल फिलिंग होगी, ग्रोथ नहीं होगी, नहीं होगी टर्मिनेशन आएगी। सही, अच्छा, अब क्या है कि अगर हम मसला क्या है इसमें, मसला वही है जो चौधरी साहब ने बता दिया, कॉटन लीफ कर्ल वायरस। सही है। कॉटन लीफ कर्ल वायरस की मैनेजमेंट के लिए हमने ये प्लांटिंग टाइम शिफ्ट कर दिया। अच्छा, ये प्लांटिंग टाइम क्या है और मसला क्या है, इस पे बात शुरू करते हैं दोबारा, लेकिन हमें एक छोटी सी एक ब्रेक लेनी है, तो आप यहीं से स्टार्ट करते हैं नाज़रीन। छोटी सी एक ब्रेक और फिर बात करेंगे कि मसला है क्या। ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कपास के फसल की, और पिछले चंद बरसों में जो बहरान आता है और उसकी वजह से पैदावार पे जो मुसलसल एक कमी देखने में आ रही है, उसकी वजह क्या है। और हमें ज़ाहिर है कि जो इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिरीन, उस पर बात कर रहे हैं। बंदिशा साहब, बात हो रही थी कि प्लांटिंग टाइम की और ड्यूरेशन की। आसिम मजीद साहब ने भी बात की, आप भी इस पर बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। आइडियल टाइम क्या है और क्या इस पर कोई कानून साजी आपने भी कभी रिकमेंड किया है कि कब से कब होनी चाहिए, और अगर ये ड्यूरेशन एक इतना बड़ा इशू बन रहा है तो? हाँ, यस, ये रिजवान साहब असल मसला ये है कि कानून साजी उस वक्त होगी जब हमारी R&D जो है वो इस
लायक इस तरह की यानी कि अचीवमेंट या फार्मर को या गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करे वो वैरायटीज़ जो अपने ओरिजिनल टाइम पे फिट हों सोइंग प्लांटिंग के लिए। सही। और वो ओरिजिनल टाइम जब आपकी पीक यील्ड आई थी 92 में, तो S12 एट दैट टाइम वैरायटी थी। बिल्कुल। तो मैंने भी नई नई ज्वाइनिंग दी थी 89 में। बिल्कुल सही। तो हमें उस वक्त हमारे जो सीनियर थे उन्होंने जो प्लांटिंग टाइम कहते थे कि S12 का रिकमेंड करना बाहर, वो था 2nd वीक ऑफ जून एंड 3rd वीक ऑफ जून। और ये हम फार्मर्स को पंजाब सीड कॉर्पोरेशन पे हर जगह पे ये रिकमेंड करते थे कि दिस इज़ द आइडियल टाइम। वैसे आप जून के फर्स्ट वीक में भी मिड लगा जून या सकते हैं। जून, और अब हाँ तो जी। डॉक्टर सॉरी आसिफ साहब बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मार्च में शुरू हो मार्च से। जाती है, तो इसके ये बड़ा मसला इस वक्त ये सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि जब आप शुरू करेंगे सर इसको मार्च में इसकी प्लांटें सॉरी मार्च में अप्रैल में, तो क्या होगी कि इस पे फ्लावर बड जो है ना वो मई में आएंगे। सही। मई में और आएंगे वो वेदर ऐसा है कि जो जिसमें चैलेंज करता है। वो वेदर भी कंडीशंस को पौधा सरवाइव कर रहा होता है, और अल्टीमेटली आपकी हर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। बिल्कुल सही। वाटर रिक्वायरमेंट, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, सबसे बड़ी पेस्टिसाइड रिक्वायरमेंट। बिल्कुल सही। और पेस्टिसाइड रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ेगी सर? आपको 100 डेज और मोर देन 100 डेज जो है ना प्लांट प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। प्लांट प्रोडक्शन जब आप 100 और 100 डेज से ज़्यादा पे जाएंगे प्लांट प्रोडक्शन में, सर ये कैसे पॉसिबल है कि वो आपको आप बीज स्प्रे ना करें? एक चीज़। दूसरी बहुत बड़ी है, मैं और बात बता रहा हूँ आपको, IPM। जो IPM की सारे बात करते हैं, IPM में क्या है कि आप एक केमिकल को 2 दफ़ा स्प्रे कर लें, उसके बाद आप ख़त्म करें, कुछ और करें। अब क्या होगा, जब आपने 20 स्प्रे करने हैं तो 20 केमिकल या 10 केमिकल कहाँ से लाएंगे? अब उसी को रोटेट करते रहेंगे, क्या होगा? रेजिस्टेंस आएगी, तो नहीं कंट्रोल होगी सर। ये कभी रुझान कंट्रोल नहीं हो सकती पाकिस्तान में जब तक ऐसी वैरायटीज डेवलप नहीं होती जिनका प्लांटिंग टाइम एटलीस्ट, अगर हम बहुत भी करें तो 20 मई से 10 जून तक लगाएं, वो वैरायटीज डेवलप हों जो इस विंडो में लगे, और आपकी स्प्रे शुरू हो 20 जुलाई से और वो जाएगी 20 सितंबर तक। आपके पास 60 डेज होंगे, जितनी मर्जी अच्छी स्प्रे करवा लें आप फार्मर से, 4000 वाली करवा लें। अगर आप कहें ना 20 स्प्रे 4000 वाली करे, फार्मर कभी नहीं कर सकता, नेवर एवर पॉसिबल। तो ये है हमारा R&D का प्रॉब्लम, जो लीगल प्रॉब्लम है ये है बाद का। R&D का प्रॉब्लम है, अभी तक हम तय नहीं कर सके हमें कब प्लांट के हवाले से सजेस्ट करना चाहिए कि ये प्लांटेशन के हवाले से आप सर यहाँ पे बात हो रही थी फरवरी मार्च स्वइंग की। फरवरी मार्च स्वइंग बिल्कुल नहीं हो रही। मार्च में हो रही है 2-3%। सेक्शन 144 लगा हुआ है, कोई 1-2 एकड़ कहीं हुए भी हैं तो फॉलो अप हो जाते हैं। ये अप्रैल की स्वइंग है, जो ये विंडो इन्होंने दी हुई है कि अप्रैल से स्टार्ट करें 15 मई तक। जी। राय की बात, हमारे पास सीड की टेक्नोलॉजी 90s की है। 90s की टेक्नोलॉजी को हम 2020 तक ले आए। हम इम्प्लीमेंटर, काश्तकार भी इम्प्लीमेंटर है। हमें जो टेक्नोलॉजी दी जाएगी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें इम्प्लीमेंट में कहीं कमी नज़र जाएगी इंशाअल्लाह। अब रहेगी बात कि नई पाइपलाइन में वैरायटियाँ ज़रूर हैं, नई टेक्नोलॉजी ज़रूर है, शायद वो 1 आध साल में आ जाए, उससे हालात खासे बेहतर हो जाएंगे। सफ़ेद मक्खी का जो बुनियादी मसला है, तमाम कीड़े अपना एक मरहला है जिसमें पिंक है उसका लार्वा है, अच्छा सिमिलरली जेसेड है उसका एडल्ट है, इसके 2 हैं, ये इसका अंडे बच्चे और बाल है, ये स्टेजेस सारी नुकसान कर रही हैं। फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं उसमें 2 मिक्स करने पड़ते हैं, इनके अंडे बच्चों के लिए अलहदा, अडल्ट के लिए अलहदा, दोनों के लिए, जहाँ पे ये मसला बनता है। और ये 6-7 दिन के वक्फे से हमें रिपीट भी करना पड़ता है सप्लाई। तो इसलिए जहाँ पे ये जिम्मेदार कॉन्शियस है, रिपीट कर रहा है, और ये लंबा विंडो, ये खुद बता रहे हैं कि एक लंबा पीरियड है, तो उसको काफ़ी दफ़ा ये रिपीट करना पड़ता है। जो ये रिपीट कर रहे हैं उनकी काफ़ी हद तक महफूज भी है काटन, ये नहीं है कि उनकी काटन महफूज नहीं है, बहुत सारे लोगों ने सेफ भी की हुई है, लेकिन तमाम लोग इतनी केयर नहीं कर सकते, ना इतना महंगा स्प्रे अफोर्ड कर सकते हैं। आपने कहा कि बहुत से ग्रोअर्स ने उसे अपनी फसल को सेव भी किया है। जी। और पिछले सालों में भी करते रहे हैं। आसिम जी साहब, आपको क्या लगता है कि जो ये कौन लोग हैं जो कामयाबी हासिल कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो इस मुकाबले में हार जाते हैं, थक जाते हैं? वजह क्या लगती है आपको आसिफ साहब? काटन एक मुश्किल हो गई है बहुत ज़्यादा, और बड़ी महंगी फसल हो गई। काटन सबसे सस्ती क्रॉप थी, सबसे सस्ती जो थी ना वो कपास थी। अब देखना मकई लगाते हैं ना, आपको बजाय के वक्त तकरीबन
25 से 30 तार चाहिए एट द टाइम ऑफ सोइंग। कॉटन क्या होता था, सबसे सस्ता बीज होता कपास का, कोई खाद नहीं नीचे, कोई पानी नहीं नीचे, आपने बुझाई कर दी अकेला, मतलब 1000 रुपये, 2-2.5 में कॉटन, 3000 मैक्स, चलो 5000 कर ले, 5000 में सोइंग कॉटन की हो सकती है, कोई खर्चा नहीं था। लेकिन अब कॉटन मतलब कि भी होती नहीं है, जिम्मेदार डर गया, प्रॉफिटेबल नहीं रही कि पैदावार। मैंने कहा हमारी जो मैक्सिमम 80% सोइंग है वो है मई 10 से लेके 10 जून तक। अब उसकी पैदावार नहीं आ रही पिछले 10-15 सालों से 20 मन भी। नंबर ऑफ स्प्रे चले गए, महंगी दवाई जिस तरह बात कर रहे हैं, वाइट फ्लाई की मतलब जो बचा रहा है, जिसने अपनी फसल को बचाने में कामयाबी हासिल की, मैं वही करता हूँ ना। अब वो जो जिम्मेदार बचा रहा है, वो बेचारा जो मतलब एक पैदावार ले रहा है 30 मौन पैदावार आए तो फिर ये बचा सकता है, वो बचा सकता है। 30 मान से नीचे उसको कोई फायदा नहीं है। जो आप जो बातें कर रहे हैं, जो बचा रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, जो बचा रहे हैं, जो स्प्रे करते हैं हर हफ्ते, दिन मतलब दो हम ला के करते हैं कि उसने मतलब थ्रिप्स के लिए करनी है, अब थ्रिप्स के लिए प्लस वाइट फ्लाई प्लस मतलब एक अडल्ट और बालक के लिए 3 दो हम लाता है वो। अब उसके लिए हर हफ्ते करता है वो एक जो मतलब विजिलेंट है, जो बड़ा प्रोग्रेसिव है, जो मतलब एक भी पैदावार मेरी आ जाएगी, जिसको हम यकीन है कि मेरी पैदावार 25 से 30 मन आएगी, वो करता है। उसके लिए तो वो ले रहा है। अदरवाइज जो आम डरता है कि नहीं आएगी, वो कहता है यार खर्चा कर बैठूंगा, पैदावार 20 मन मेरी यानी मेरी, तो वो पेस्ट मैनेजमेंट नहीं करता, वाइट फ्लाई की मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी, तो पैदावार ऑटोमेटिकली उसकी उससे भी नीचे चली जाएगी। वो अच्छे जो प्रोग्रेसिव गुना वो ले रहे हैं। मुश्किल मैंने कहा काम। फिर उसके बाद पिंक आ जाना है। पिंक के लिए पिंक की दवाई मिलाएं 10 अगस्त के बाद, अगस्त 15-20 अगस्त के बाद पिंक, और तो एक महंगा काम पड़ता है। और फिर बारिशों की जो हालात वो काश्तकार जो वाकई इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनके पास कुछ सेविंग्स हैं, वो तो हैं, जिनको विजिलेंट, जिनकी अप्रोच है, जिनका राब्ता है कंपनी के साथ, वसाइल के साथ उनका है, वो तो ले रहे हैं। अब वो चंद लोग हैं, वो 20% है। 80% जो जिम्मेदार है वो नहीं कर पा रहा। इसलिए कॉटन की मतलब ये है वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे, ये नहीं हो सकेगा, ये होने नहीं है। कॉटन रिवाइवल आनी है जिस दिन गवर्नमेंट सीरियस होगी, और उसे अब सब्सिडी देनी पड़ेगी, सब्सिडी देनी पड़ेगी, अदरवाइज कॉटन नहीं होगी, वरना आप अब इंपोर्ट ही करेंगे। बिल्कुल नहीं। या सी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, या सी टेक्नोलॉजी है जिसका बात कर रहे हैं आप। इंपॉर्टेंट बात आपसे इस दफ़ा मैं पहले सवाल करता हूँ कि अमिया साहब ने बात की सीड टेक्नोलॉजी की, कितना बड़ा रोल है? अगर हम कह रहे हैं कि 90s की वैराइटीज़ हैं जिस पर हम अगले 20 साल से 25 साल हम उसी पे डिपेंड कर रहे हैं, इन्हसार है हमारा उस पर है, क्या वाकई हमारा कहीं काम है? हम समझते हैं कि कुछ वैराइटीज़ जैसे पिछले साल भी थी कि कुछ वैराइटीज़ आने वाली हैं, तैयार हो रही हैं अपने फाइनल स्टेज में, आपको क्या लगता है? मैं ये कहता हूं सबसे अहम सवाल है बंदेशा साहब, ये बात सबसे आखिर में, लेकिन आप पहले हाजिर। मैं ये कहता हूँ कि 2023 में 2023 में वैरायटियाँ आ सकती हैं इस तरह की, अगर गवर्नमेंट भी थोड़ा सा उसके बारे में सीरियस हो, उसकी रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन के अप फ्रंट होकर उनके लिए एक्टिविटीज करे, मतलब एक उसके हाल। अदरवाइज ये मे भी 25 तक बाद आए। कि मैंने बात की है ना, ऑस्ट्रेलिया मतलब हमारा सिनेरियो मिलता है पेस्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम के हवाले से। वायरस वहाँ नहीं है, वायरस हमारे यहाँ सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में वायरस वहाँ पर है। वायरस फ्री कॉटन हो, वायरस फ्री कॉटन हो, वायरस टॉलरेंट की बात नहीं कर रहा मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ कि वायरस फ्री कॉटन हो। उसके बाद पहला स्टेप ये है, उसके बाद बोल गार्ड मतलब जो पिंक के फ्री हो, जो मतलब पिंक फ्री हो, और वीड्स मैनेजमेंट भी हो कि ऊपर खड़ी कपास में स्प्रे कर दें ग्लाइफोसेट और वो मर जाए वीड्स। ये 3 रेजिस्टेंस फ्री, वायरस फ्री, पिंक फ्री, और मतलब एक राउंड अप रेडी या ग्लाइफोसेट रेडी, ये 3 आने। ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट आज सिर्फ 23 में ये आम हो जाएंगी, अदरवाइज ये मे भी 10 साल और लग जाएं अगर गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन का रूल्स रेगुलेशन तब्दील ना किए, प्रोसेस तब्दील ना किया, तो अदरवाइज ये हो जाएगा। क्योंकि अब इस वक्त क्या हो रहा है, 70% सीड इलीगल बिक रहा है, जो अप्रूव नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए कि जिम्मेदार को यकीन नहीं अप्रूव वैरायटी। वो कहता है 2 साल में वैरायटी खत्म होती है, वायरस लगती है, वायरस लगती है 2-3 साल में वैरायटी जीरो होती है। तो ये सिस्टम जब तक नहीं होगा ना, मैंने फिर भी आज कॉटन होनी है या नहीं होनी, ये जो डिसीजन मेकर है, स्ट्रेटजी बनाने वाले कॉटन की, फेडरल मिनिस्ट्री या प्रोविंशियल सेक्रेटरी लेवल की बात कर रहा हूँ, या मैं मिनिस्टर लेवल की या वजीर आजम लेवल की बात कर रहा हूँ, वजीर आला, वजीर आजम या सेक्रेटरीज लेवल की, ये मतलब नीचे वो सीरियस होंगे तो कॉटन रिवाइव करेगा, तो कॉटन हो नहीं सकती। ये मुल्तान डिवीजन से निकल गई,
सही। ये होने वाली नहीं है। इस एरिया में नहीं होने वाली। बहावलपुर में अभी चल रही है, वहाँ वायरस कम आती है, सही। बहावलपुर में वायरस कम आती है। यहाँ पर वायरस तो आप देखेंगे जो लेट सोइंग है जून वाली या मई 15 के बाद वाली, वहाँ पर अब वायरस के सिम्टम आना शुरू हो गए हैं। सही। उधर 20-25% वो काटन ले जानी है उसने पैदावार। ये सब गैर मंजूर शुदा बीज कपास का काश्त होता है। 70% आसिफ साहब ने बात की कि है पड़ा इस वक्त भी। इधर मुल्तान डिवीजन में आपका रोल है या आप उसको डिस्कस, या आप ये भी एक तरह की सपोर्ट है कॉटन ग्रोअर को कि उसकी उम्मीद बहरहाल इस फसल पे रहनी चाहिए? ये एक मीटिंग में बात हो रही थी, वहाँ पे डेटा प्रेजेंट हो रहा था। किसी इदारे ने कहा कि आज से 10 साल पहले 70% सीड मेरे इदारे का था, आज 20% है। तो आगे से चेयर ने सवाल किया, इट मीन्स के बाकी जो बीज हैं आपके बीज से बेहतर हैं, फार्मर क्यों ले रहा है? लेकिन ये बात जो अनरजिस्टर्ड की, पिछले साल सीड किसी कंपनी का रजिस्टर्ड सीड वो शायद हमारे पास 50% एरिया का भी नहीं था। सही। पिछले साल बारिशों की वजह से सीड अवेलेबल ही नहीं था। शायद उसमें जहाँ से भी जो उसको सीड मिला उसने काश्त किया, आखिर में सीड मिला ही नहीं। बहुत सा एरिया इसलिए काश्त नहीं हुआ कि सीड अवेलेबल नहीं था। सही। ये सूरत हाल रही है। जब चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उस पर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड ये चेक करना होता है। फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट, उसके यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, वो चेक भी करते हैं। तो उनका काम होता है, जब एक चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, काश्तकार बीज के लिए फिर रहा है, तो फिर वो डंडा उठा के जिसके पास पड़ा है उसके पीछे पड़ जाए, वो ज़रा शायद गैर मुनासिब सी। लेकिन नॉर्मली अनरजिस्टर्ड बीज, बगैर टैग वाला बीज ओपन मार्केट में नहीं बिकता, उसकी इजाज़त नहीं होती। ये फार्मर टू फार्मर कहीं हो रहा हो तो वहाँ पे लीगल सिस्टम ज़ाहिर नहीं चलता, लेकिन दुकानों में टैग वाला बीज ही सेल होता है। अच्छा, बात हमारी हो रही है सीड के, सीड टेक्नोलॉजी और सीड की इम्पोर्टेंस पे और अच्छे सीड की, इस पे हम बात जारी रखेंगे और डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब से भी बात करेंगे और उनकी हतमी राय ज़रूर लेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन छोटा सा एक ब्रेक, वापस आते हैं और कपास की सीड टेक्नोलॉजी और अच्छे सीड पर बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त कपास जिस मरले में है उसमें ज़ाहिर है उस पर सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी का बहरहाल हमला है और उसे मैनेज करने की कोशिश महकमा ज़राअत की तरफ से भी हो सकती है, रहनुमाई काश्तकारों को ख़ुद भी करना है। लेकिन मजमूई तौर पर इस वक्त क्या हो सकता है, और उसमें जो अहम बात इस डिबेट में आ रही है वो ये है कि मुस्तकबिल में कपास को अगर हमने महफूज रखना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बीज है। बीज के हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब, आप काफ़ी अथॉरिटी माने जाते हैं साउथ पंजाब में भी और ओवरऑल पाकिस्तान की कॉटन इंडस्ट्री में। आप क्या समझते हैं कि बीज, अच्छे बीज का मुस्तकबिल है? 2023 की बात की आसिफ मजीद साहब ने कि 2023 तक आ सकती हैं ऐसी वैरायटीज़, आप पूरी उम्मीद है? ऐसे अरजन भाई कि ये अभी मंजूर साहब ने जो बात की ना सीड टेक्नोलॉजी, ये सीड टेक्नोलॉजी पता नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, चलें। बहरहाल ये एक्चुअली इट्स ए बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। तो दुनिया में ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में बेसिक रिसर्च नहीं मतलब हमारी होती, हम मतलब इस पोजीशन में नहीं है कि इतनी इन्वेस्टमेंट इन बेसिक रिसर्च पे करें। तो ये जो हमारे पास अवेलेबल फैसिलिटी इस वक्त भी है, जिसको बीटी कॉटन की सूरत में हम कह रहे हैं, उसमें भी हमने उस टेक्नोलॉजी को भी उस वक्त इस्तेमाल किया जब ये पेटेंट इसका एक्सपायर हो गया। तो उसकी पहले नंबर पे मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि उसकी एफिशिएंसी क्या काम हुई है या नहीं। सही। ये उन्होंने जिस कंपनी ने इसको ट्रांसफॉर्म किया था, उन्होंने 2 इंसेक्ट्स के लिए जो है ना क्लेम किया। एक उसमें से मेजर इंसेक्ट था हेलियोथस, दूसरा मतलब जो था वो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन फिर भी स्पॉटेड बोलवाम था। मेरा आज भी सबसे ये क्वेश्चन भी है, क्लेम भी है कि कहीं भी पाकिस्तान से जो काटन आपकी नॉर्मल सीजन में लगी है, वहाँ पे कोई हॉट स्पॉट, कोई उस पर स्प्रे हेलियोथस की कोई स्प्रे, वरना ये वो दिन होते थे जब मस्जिदों में ऐलान होते थे कि वे हेलियोथस की स्प्रे शुरू कर दें, ये कर दें, मतलब हेलियोथस जो ना आपकी सड़कों पे घूम रहा होता था। किसी ने आज तक स्पॉटेड की पूरे मई में, पूरे जून में, पूरी जुलाई में एक भी स्प्रे किसी कंपनी ने मार्केट में लेके आए हो। इसका मतलब है सर कि जीन की एफिशिएंसी जितनी थी वो है। हमारा प्रॉब्लम
इसमें कोई शक नहीं है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि सर हमारा प्रॉब्लम वायरस है। जब हम प्लांटिंग टाइम को इस जगह पे ले आएंगे, इसमें कोई बात मतलब दूसरी राय नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी सही नहीं है। वो टेक्नोलॉजी हमें फैसिलिटेट करेगी, किसके लिए? जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए, और जो अभी पिंक बोलवर्म का आपने बात की उसको मैनेज करने के लिए। लेकिन मेरा मतलब अगेन इस पे मेरी ज़ाती ओपिनियन ये है कि ये वो चीज़ें हैं जिनके आपके पास वो टूल हैं कि आप जड़ी बूटियाँ भी कंट्रोल कर सकते हैं और पिंक बोलवर्म को भी कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू ये आपके पीबी रोप्स के थ्रू। मेरे 3 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब मैं कंसेक्टिव 3 ईयर पीबी रोप्स लगा रहे हैं हमने कभी आज तक पैराथ्राइड नहीं किया, तो कंट्रोल हो रहा है, मैनेज हो रहा है ये। लेकिन वायरस ऐसी चीज़ है जिसको आपने आज तक मैनेज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो वही प्लांटिंग टाइम आप रखेंगे जो है उसमें कभी कॉटन आपकी वाइबल नहीं होगी, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। अगली बात जो चौधरी साहब ने कही है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग रिसर्च कंडक्ट हो रही है, लोग लगे हुए हैं, हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन मेरी आज फिर दोबारा से आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से गवर्नमेंट को भी, अपने तमाम रिसर्च कोलीग्स को भी एक ही मतलब जो है वो है कि आप खतारा वायरस फ्री रेजिस्टेंट वैरायटी लाएं। ये फार्मर, ये सारा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, ये आपका कमर्शियलिज्म वाले जितनी कंपनीज हैं, इनका कोई कसूर नहीं है कॉटन फेलियर में। ये कॉटन फेलियर हमारी R&D की वजह से है। ये ना एक्सटेंशन वालों का कोई है कि ये मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ना मतलब किसी प्राइवेट सेक्टर का है कि वो फील्ड पे नहीं जा रहे, या वो क्या कहते हैं उनके पास प्रोडक्ट नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है। अच्छा ये बताएं कि आप बात आपने दोहराई है हाँ जी R&D पे, R&D। आप खुद आप समझते हैं बिल्कुल हमारे जो कॉटन रिसर्च के इदारे हैं उनकी परफॉर्मेंस एक बढ़िया, उस पर बड़ा सवालिया निशान है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर वायरस के रेफरेंस जो मैं कह रहा हूँ वो हमारे सब के ऊपर सवालिया निशान है, सही, इंक्लूडिंग ऑल इंस्टीट्यूट, जो चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी के हैं, वो चाहे बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हैं, और चाहे वो कन्वेंशनल, सब पे सवालिया निशान है। आसिम अजीज साहब, आप R&D पे काफ़ी जोर दिया है प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब ने। वाकई आप समझते हैं कि हमारा फेलियर है ओवरऑल सबका? मैं तो कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में बात की है मैंने ना, वहाँ पर सर हम 92 में गए, 2004 में भी गए, मैंने देखा वहाँ पर 20 स्प्रे होते थे और मतलब कैदारवार आगे थी, मिलकर सुंडी मरती नहीं थी। अब वहाँ पर सीड की क्वालिटी 90% जर्मिनेशन, एक सीड लगता है 90%। हमारे यहाँ सीड है 50-60% वाला, उससे भी कम वाला है, और 90% जर्मिनेशन और स्प्रे 3 से 4। रोल सीड टेक्नोलॉजी का ही है। इंकलाब आना है जिस दिन हमारा सीड का सिस्टम ठीक होगा, तो बाकी फैक्टर जो है ना, वो एक्सटेंशन हो या प्राइवेट सेक्टर हो, पेस्टिसाइड वाला, इनका कंट्रीब्यूशन जिस दिन सीड, वो उन्होंने बात बड़े अच्छी की है। लेकिन उनके ये भी माशाल्लाह ब्रीडर हैं, ये मतलब है कि चलो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, ये सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन रोल तो आता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का या फेडरल गवर्नमेंट का, PCC का या अयूब सच का। वो 2 बड़े इदारे हैं जो रिसर्च पे करते हैं। सीड सिस्टम ठीक होगा तो एग्रीकल्चर चलनी है। वो कल ये कॉटन नहीं, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ गई, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, चीज़ें हैं, वो दुनिया चलेगी। कहाँ हमारा सारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, लोकल सीड की मतलब एक हमारे रिसर्च इदारे खत्म होते गए हैं। अयूब सच बड़ा इदारा था, बड़ा नाम था, आज उसकी मतलब एक अभी भी वही है, लेकिन आश्रम कोई नहीं है, लेकिन बजट नहीं है उसके पास। PCC खत्म हो गया, बजट नहीं है, पैसा नहीं है, अदारे सर्च के खत्म होते जा रहे हैं। जब तक वो ठीक है, जब प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर हमारे यहाँ बहुत वीक है, प्राइवेट सेक्टर को इतनी है ही नहीं सीड में कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, वो सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, वो वीक गवर्नमेंट अदारे वीक हो गए, प्राइवेट सेक्टर आया नहीं है, सीड का सिस्टम कोलैप्स होता जा रहा है। जब तक वो ठीक नहीं होगा, मैं कहता हूं कि आज भी सब कुछ छोड़ के सिर्फ सीड सेक्टर को ठीक कर देना, सारा पैसा उधर लगा दें, तो ज़राअत ठीक हो जाएगी। अदरवाइज ज़राअत की पोजीशन दिन ब दिन, क्योंकि पानी पहले हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ ज़मीनें खराब होती जा रही हैं, ऑर्गेनिक मैटर बड़ा लेस देन 1% है, 0.3 है, पानी बहुत चाहिए, पानी भी कम होता जा रहा है, और सीड भी नहीं है, तो फिर हम ज़राअत हमारी कहाँ से होगी? ज़राअत हमारी कहाँ से होगी मियाँ साहब? सर ये बात हो रही थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की।
सरकारी जो इदारे हैं अगर research ये and चीज़ें development के, मजबूत उनकी होंगी, नाकामी अगर ये चीज़ें, हम हैं कम्युनिकेटर, हमने ये चीज़ें आगे पहुंचानी है, फिर फार्मर ने उस पर अमल करना है। सही। तो एक बात इस साल ये तमाम लोग इस बात के गवाह हैं कि इतना एक ऐसा काम हमें दिया गया जो मुमकिन नहीं था। हमें एक तहसील दी गई, ये जनवरी फरवरी की बात है, कि हमने तमाम काटन स्टिक को उनमें जितने लेफ्ट ओवर बोर्ड थे रिमूव करके उनको बर्निंग करवानी थी। ये तहसील शुजाबाद थी और वो एक एक्सपेरिमेंटल तहसील थी, हमने करके दिखाया। ये तमाम लोग कहते थे मुमकिन नहीं है, लेकिन जब इन्होंने जाके देखा उन्होंने कहा ये क्या कर दिया। यानी काम जो हमें दिया जाता है हम करेंगे, ये रिसर्च से जो चीज़ आई है उसको इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। बाकी हमारा फार्मर बड़ा सब्र वाला है, हौसले वाला है। सही। लेकिन एक वो हिम्मत हो सकता है ना, हाँ वही, अब कब तक आप मुसलसल वही बात नुकसान मैं भी में अर्ज आ कर रहा रहा हूँ कि होगा वो नुकसान में कोई काम दुनिया का नहीं होता। हर चीज़ में जहाँ प्रॉफिट होता है, हर किसी ने अपने बच्चे पालने हैं, रोजी करनी है, तो उस हवाले से काटन। आसिफ, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और तमाम स्टेक होल्डर्स ने, क्या हुकूमत, जो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, उस पर जोर दिया है कि R&D की एग्रीकल्चर सेक्टर, ख़ास तौर पे सीड के हवाले से जो ज़रूरत है, उसकी रिकमेंडेशंस कहीं गई हैं या नहीं? सर, हम जब भी बात करते हैं ना, वो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब का हो या फेडरल का हो, या DG रिसर्च हो या DG PCC हो, या जो भी है अपना BP है या काटन कमिश्नर है, ये तो समझती हैं और कहते भी हैं, लेकिन आगे सुनिए, अब आती है पैसे की बात। जब पैसा आता है तो वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं मानता जी, वो जी मतलब कॉमर्स मिनिस्टर नहीं मानता जी, प्राइम मिनिस्टर कहता है प्राइवेट सेक्टर हेल्प कर सकता है। एप्टमा हो सकता है। हाँ, एप्टमा जो देखिए, काटन को ठीक करना है ना, काटन को ठीक करना है, हाँ। तो एप्टमा के बगैर ठीक हो नहीं सकता। एप्टमा की दिलचस्पी जीरो है एग्रीकल्चर काटन में। वो कहते हैं हमारे हवाले कर दें PCC को, फिर हम करेंगे। सही। मतलब है कि मेरा ख्याल है कि काटन, ये ऊपर वाले जब तक इंटरवीन नहीं करेंगे, जब तक ऊपर वाले हुकूमत खुद नहीं करेगी, चीजें नहीं करना चाहिए, नहीं होगा। ये उनका रोल बहुत बड़ा है। ये प्राइम मिनिस्टर लेवल की बात है और चीफ मिनिस्टर लेवल की बातें हैं, ये सेक्रेटरी लेवल की या मिनिस्टर लेवल की बातें नहीं है। सही। जब तक वो सीरियस होंगे तो ये ज़राअत ठीक होगी, अदरवाइज ज़राअत ठीक नहीं हो सकती, इतनी खराब हो चुकी है। R&D आप कहते हैं एक ही मसला है, हम इसको वाइंड अप करेंगे, तो R&D के अलावा कोई आप जो बात शेयर कर सकते हैं कि यार मेरा अगेन वही मतलब जो ना, मैं उसी जगह पे हूँ कि ये जो R&D का काम है, जितने भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, मैं अगेन बायोलॉजिकल हैं, चाहे वो मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के हैं या कन्वेंशनल ब्रीडिंग के हैं। अब देखें, और अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हम प्लांट टाइप जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं, जो अभी मंजूर साहब ने कहा कि 92 वाली, वही प्लांट है जी, 2 फुट 1.5 फुट 1 फुट रखे। अब दुनिया में क्या हुआ है, नंबर उन्होंने वो प्लांट वैरायटी बनाई है जिसके नंबर ऑफ प्लांट जो हैं वो 50,000 पर एकड़ है, और हम वही कहते हैं जिस मतलब 18,000। अब 18,000 हम कहते हैं, फार्मर कितने करता है, 15,000 16,000। अब ये कौन करेगा, ये R&D वाले करेंगे। बिल्कुल सही। और ये इसमें मैं आपसे चले इस प्रोग्राम के रहता, हमने इस दफ़ा एक वैरायटी हमारी इस्लामी यूनिवर्सिटी ने डेवलप की, और उसके साथ हमने ये MOU साइन भी किया एक कंपनी के साथ डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रायल के लिए। तो हमने मुख्तलिफ फार्मर्स के पास 50,000 तक 30 से लेकर 50,000 तक उनको कर रहे हैं। अगर उनका डेटा भी हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन आफ्टर 2 मंथ जरूर उस पर बात करें आपसे। मियाँ साहब, आखिर क्या आप समझते हैं, आप सीनियर आप समझते हैं कि इस फील्ड में, खासतौर इस एरिया में, कॉटन एरिया में आप करते हैं, एक जुमले में आप क्या कहें कि क्या हो, हम कपास के काश्तकार को बचा कैसे सकते हैं, एक जुमले में आप कैसे बचा सकते हैं? अब इस वक्त मैं समझता हूँ कि काश्तकार का 50% से ज़्यादा खर्चा हो चुका है, महीने 1.5 महीने की बात रहेगी ये। इसमें अगर हम थोड़ा सा विजिलेंट हो जाएं तो हम अपनी फसल को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। आसिफ साहब, लास्ट सेंटेंस कि क्या हो Long इस term- मरहले पर, ये जो अगला 1 से 1.5 माह है कपास की फसल के लिए, वो सबसे पहले इस दफ़ा की फसल के लिए वाइट फ्लाई की मैनेजमेंट, वाइट फ्लाई की मैनेजमेंट को बेहतर कर लें, उसको मैनेज करें कि वो अंडर मतलब एक मैनेज रहे, ना कि ब्लैकनिंग की तरफ ना जाए। तो नंबर टॉप पर 3 दफ़ा मैंने वाइट फ्लाई किया, फिर उसके बाद गुलाबी सूटी। 2 चीज़ों करेंगे तो पैदावार ठीक है। लेकिन उसके लिए उसको तो बाकी अगर मौसम है- पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेंगी, ये क्या पेस्टिसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है? और कोई ऑप्शन नहीं है। क्वालिटी पेस्टिसाइड्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में आप समझते हैं मैंने कहा ना, मैंने 3 प्रोडक्ट्स की बात की आपकी। मैंने कहा है कि फ्लूनिकामिड है, स्पाइरोटेट्रामेट है और एक पायरीप्रोक्सिमन है। इसके अलावा हमें कोई और करनी नहीं चाहिए। उसका मिक्सचर करें या वो करें, और हमें मतलब बाकी जो है ना
कि हम असीटा मैप्रिड बड़ा अच्छा प्रोडक्ट था, सही। आज वो काम नहीं करता है, बिल्कुल हम सही। उससे अवॉइड करें। हम चीज़ों को यही जो है ना दरमियान में गैप आता है ना, हम अब कहा मंजूर साहब ने भी, डॉक्टर साहब ने 7 दिन बाद, 7 दिन के बाद ये प्रोडक्ट होंगे तो फिर इसमें मिक्सिंग में तो फिर तो ठीक है। अगर आपको और कर लेते हैं फिर 15 दिन वक्फा हो गया, फिर वाईफाई नहीं मरेगी। इसके मतलब सोच Effective समझ के product। आपको करना है, आप बस। इसके हवाले से मशवरा करके बस, करना है ये। आपको। बहुत शुक्रिया Thank you। आसिम मजीद साहब, आपका शुक्रिया। मियां मंजूर अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इकबाल बंदेशा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और आम बात यह है कि इस फसल में अभी भी वक्त है कपास के काश्तकारों के पास कि वो अपनी फसल को बचाने के लिए विजिलेंट रहें और उस पर मुसलसल नज़र रखें, तो इस दफ़ा नुकसान को कम से कम ज़रूर कर सकते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।